Hello everyone. Today we are talking about the topic that every student should know, plagiarism. The word that everyone knows but don't know how to remove the plagiarism from your assignment, essay, thesis or any kind of student work. Let's talk about that. प्लेजरिज्म होता क्या है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जब आप किसी ऑथर की इंफॉर्मेशन को लेकर अपने आर्टिकल में मेंशन करते हैं बिना उस ऑथर को एक्नॉलेज किए, वो प्लेजरिज्म में काउंट होता है। आपने किसी डेटा स्टैटिस्टिक वेबसाइट से कोई डेटा लिया है पर बिना उस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट को मेंशन किए, ये प्लेजरिज्म का पार्ट होता है। आपने किसी हिस्ट्री असाइनमेंट को लिखते समय 1900 एडी में रेफरेंस मेंशन नहीं किया है, ये प्लेजरिज्म का पार्ट होता है। तो अगर मैं एक छोटी समरी में मेंशन करूं तो प्लेजरिज्म का मतलब है मैं किसी और का काम भले ही अपनी भाषा में लिख रही हूं पर मैं उस ऑथर को एक्नॉलेज या फिर मैं उस ऑथर को अपने काम में एड्रेस ही नहीं कर रही। कंसिक्वेंसेस आप सबको पता है, या तो आप अपना मॉड्यूल दोबारा रिपीट करेंगे या फिर आपको यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट इंटीग्रिटी कमेटी का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभार प्लेजरिज्म से बचने के लिए हम फेक रेफरेंसेस का भी सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एआई टूल हो, आप लोग ये भी नहीं देखते हैं कि जब आप लोग अपने काम में उस रेफरेंसेस को साइट कर रहे हैं तो क्या वो रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। ये भी प्लेजरिज्म की श्रेणी में काउंट हो जाता है। तो इसमें क्या है ये तो आपने हमारी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, पर ये वीडियो है कि प्लेजरिज्म हटाया कैसे जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो सब लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि आई वी यू दे को रिप्लेस करने से या फिर सिनोनिम्स को यूज करने से प्लेजरिज्म रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं कोई ह्यूमनाइजर टूल यूज कर लूं तो वो भी प्लेजरिज्म हटाने का एक तरीका हो सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ह्यूमनाइजर टूल मीनिंग बदल देते हैं जिससे आपका पूरा का पूरा काम एक अलग ही श्रेणी में काउंट होना शुरू हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं एक ह्यूमनाइजर टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ जो सिंगल हैंडेड को अनमैरिड हैंडेड बना रहा है, तो इसका मतलब ये है आपके पूरे काम का मतलब ही बदल जाएगा। इसका मतलब है आपका कोई ह्यूमनाइजर टूल भी आपको प्लेजरिज्म से नहीं बचा सकता। चलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। मैं चैट जीपीटी को एक कमांड देती हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ जनरेट द डेफिनेशन ऑफ plagiarism using the in-text citation। अब मैं इस डेफिनेशन को अलग अलग ह्यूमनाइजेशन टूल पर इस्तेमाल करूंगी और हम इसकी टर्निटिन रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। पहला ह्यूमनाइजेशन टूल है क्विलबोर्ड। अगर आप देखेंगे तो इसकी वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स होती है। इसका मतलब है आपको कई बार ह्यूमनाइजेशन यूज करना पड़ेगा वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए अपने ही शब्दों में। जब तक क्विलबोर्ड काम करता है हम एक और ह्यूमनाइजेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं विच इज ऑल ह्यूमनाइज, एंड तीसरा ह्यूमनाइज एआई। सो यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि क्विलबोर्ड ह्यूमनाइजर ने हमने एक पैराग्राफ ह्यूमनाइज करके दे दिया है। अब अगर मैं इसके मतलब की बात करूं या फिर ये देखूं कि इसने मेरी डेफिनेशन का मीनिंग तो नहीं बदल दिया। मैंने ये लिखा था प्लेजराइज or plagiarism is the act of presenting someone else's ideas. It mentioned presenting someone else's thought, word or creation as own word without giving due credit. यहाँ से हमें एक चीज तो श्योर है कि आपको ह्यूमनाइजेशन के बाद भी अपने ह्यूमनाइजेशन वर्ड को प्रूव रीड करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बिना इसके आपका मतलब अगर बदल जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तब मैं अगर क्विलबोर्ड की बात करूं तो इसने पैराफ्रेज करने के साथ साथ मेरे मीनिंग को नहीं बदला है, पर मीनिंग का ना बदलना आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अपने टेक्स्ट को प्रूव रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस डेफिनेशन के बारे में बात करूं जो मैंने पैराफ्रेज करने के लिए दी थी और उस डेफिनेशन जो मुझे पैराफ्रेज करके मिली है। फॉर एग्जाम्पल, plagiarism is the act of presenting someone else's ideas, and the same thing Quillbot has given me with spinning the words, which we call presenting someone else's thought, word or creation as own idea without giving due credit। इसका मतलब है मेरे मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया है। चलिए किसी और ह्यूमनाइजेशन टूल को देखते हैं।
अब हम बात करते हैं AI ह्यूमनाइज की। अब मैं इसके पैराफ्रेज को देखती हूँ। सो इट मेंशन प्लेजरिज्म रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग एन आइडिया, वर्ड और वर्क फ्रॉम अदर एज थॉट इट वर ओन विदाउट द प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड एट्रीब्यूशन। इसका मतलब है यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी हुई नहीं है। AI ह्यूमनाइज ने भी मेरे काम को सही पैराफ्रेज करके दिया है। अब हम तीसरे पैराफ्रेज टूल की बात करते हैं, या फिर मैं बोलूं ह्यूमनाइजेशन टूल की, विच इज ह्यूमनाइज AI. It also mentioned that plagiarism refers to presenting other people's work, word or ideas at own without the necessary acknowledgement. कहने का मतलब है जो 3 टूल्स हम आपको बता रहे हैं पैराफ्रेजिंग के या फिर ह्यूमनाइजेशन के, वो आपके काम का मतलब नहीं बदल रहे हैं। अब अगर हम इसके टर्निटन रिपोर्ट्स के बारे में बात करें तो हम इसका टर्निटन चेक करेंगे एक एक करके, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा पैराफ्रेजिंग या फिर ह्यूमनाइजेशन टूल हमारे काम को 0 AI दे रहा है। तो अब टर्निटन रिपोर्ट्स देखेंगे इन तीनों की, उसमें 0 AI आया है। कहने का मतलब है आप इन एज अ स्टूडेंट इन तीनों ह्यूमनाइजेशन टूल को अपने असाइनमेंट्स में यूज कर सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द AI। यहाँ तक हमने बात करी है पैराफ्रेजिंग के बारे में या फिर रिमूवल ऑफ पैराफ्रेजर्स के बारे में, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ तक हमने ये बताया है कि कैसे आप अपने काम से AI रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन-टेक्स्ट साइटेशंस और DOIs को चेक करने की। हम फिर से ChatGPT में जाकर इन-टेक्स्ट साइटेशन या फिर रेफरेंसिंग की कमांड देने वाले हैं, जैसे generate the references used in the work with DOI। और यहाँ पर हमें 3 रेफरेंसेस उसने जनरेट करके दे दिया है। अब हमारा चेक करना ये बनता है क्या ये रेफरेंसेस एक्चुअली रियल हैं। चलिए क्लिक करके देखते हैं। पहला है पार्क C203। सी आपका पहला रेफरेंस ही गलत निकला है। दूसरा है रियोग M2010 एंड थर्ड इज 2015। तीनों रेफरेंसेस को अगर मैं चेक करूं तो ये तीनों रेफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। सो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई रेफरेंसेस ChatGPT से लेकर अपने आर्टिकल में साइट कर रहे हैं तो आपको उन तीनों रेफरेंसेस को चेक करना होगा, ईदर दे एग्जिस्ट और नॉट। ये भी आपको स्टूडेंट इंटीग्रिटी या फिर आपके काम को AI से बचा सकते हैं। पर ये तो हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि ये तीनों रेफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पर अभी हमें ये भी देखना है कि जो डिटेल मतलब ईयर, टाइटल, पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर मेरे ChatGPT ने जनरेट किया है, क्या वो सेम वही है जो एग्जिस्टिंग मेंशन कर रहा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं पहले रेफरेंस की बात करूं विच इज दिस पार्क C203 और मैं यहाँ पर इसे खोलती हूँ तो मुझे यहीं से ये दिखाई दे रहा है कि पार्क का सिर्फ नाम सही है, ईयर नहीं। ईयर 2010 है। दूसरी बात, अगर मैं फिर से वापस होती हूँ टू द पेज नंबर विच इज 471488 और अपने टूल को यूज करती हूँ, इसका मतलब उसने पेज नंबर सही दिया था पर हाँ ईयर गलत है। फिर बात करते हैं टाइटल की। टाइटल है इन अदर्स पीपल वर्ड, इसका मतलब है टाइटल भी सही है। सो इस चीज से हमें क्या पता चला, इसका मतलब ये है आपको रिफर्ड वर्क की सारी डिटेल को चेक करना पड़ेगा टू प्रिवेंट योर वर्क फ्रॉम द स्टूडेंट इंटीग्रिटी। सो आपको ये सारे रेफरेंसेस जो भी आप ChatGPT से जनरेट करवा रहे हैं उनको डिटेल्ड प्रूफ रीड और अपनी एंड से खोलकर चेक करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल केम टू नो द डिटेल्स ऑफ द वर्क। और यही डिटेल आपके मेंटर्स भी काम को चेक करते वक्त ध्यान में रखते हैं। वो रेफरेंस ओपन है या नहीं, उसका ईयर सेम है या नहीं, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर और बाकी सब चीजें भी। ये तो हमने सिर्फ एक रेफरेंस पे चेक किया। चलिए दूसरे रेफरेंस को भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा रेफरेंस 2010 का है, 295-300 उसका पेज नंबर है और उसका ऑथर रियोग है। चलिए चलते हैं। सी रियोग तो है, वॉल्यूम 20 है और इशू 3 है, मतलब ये सही है। अब बात करते हैं टाइटल की। प्लेजरिज्म एंड सेल्फ प्लेजरिज्म, टाइटल भी सही है।
ईयर 2010 है, ईयर आपको यहाँ से दिखाई देगा, ईयर भी सही है। इसका मतलब है सेकंड रेफरेंस तो चैट जीपीटी ने मुझे सही ही दिया है। तो यहाँ तक हमने ये पता लगाया कि जो रेफरेंसेस चैट जीपीटी आपको जनरेट करके दे रहे हैं आपके काम में, वो रेफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब ये बात करते हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस को अलाइन करने के लिए। अभी मुझे ये नहीं पता जो ये 3 रेफरेंसेस चैट जीपीटी ने मुझे जनरेट करके दिए हैं कि क्या वो एपीए में है, एमएलए में है, या फिर मैं किसी और रेफरेंस में भी इसे चेक कर सकती हूँ। So first I'll check is these references are APA7. So yes, these 3 references are following the APA7 edition. Now I'll change these references into Vancouver, Amelie, and Harvard using the command given by me to the ChatGPT. Rewrite these references in Amelie, Vancouver, and the Harvard format. स्पेलिंग गलत चलेगी, चैट जीपीटी इतना समझ जाता है। ये देखिए, हमें एमएलए में भी मिल चुके हैं, वैंकूवर में भी मिल चुका है, और हार्वर्ड में। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वैंकूवर में हमें नोटेशंस भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ हम रेफरेंस लिस्ट की बात कर रहे हैं, हमने इन-टेक्स्ट साइटेशंस की अभी बात नहीं करी है। अब मैं चैट जीपीटी को कमांड देती हूँ कि इन तीनों स्टाइल का इन-टेक्स्ट साइटेशंस भी मुझे प्रोवाइड करे। तो कमांड क्या होगी? जनरेट द इन-टेक्स्ट साइटेशंस फॉर दीज रेफरेंसेस। ये देखिए, एपीए में क्लियर है, हमें कॉमा इन्वॉल्व होता है। एमएलए ने खुद ये बता दिया कि आपको पेज नंबर भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। ऑन वैंकूवर में स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। पर हमने यहाँ पर बात करी है हार्वर्ड की, तो हार्वर्ड और एपीए बिल्कुल सेम ही होते हैं, तो दोनों का रेफरेंस इन टेक्स्ट साइटेशंस बिल्कुल सिमिलर है। अभी तक हमने ये बात करी है कि चैट जीपीटी के थ्रू हमें काम को जनरेट करके उसे कैसे ह्यूमनाइज करके उसके इन टेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंसेस को अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं। पर एआई परसेंटेज हर यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये एक अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हर यूनिवर्सिटीज़ का एआई एक्सेप्टेंस लेवल अलग अलग होता है, पर यूजुअली सब यूनिवर्सिटीज़ ईदर एआई परसेंटेज मेंशन करती है कि जब आप अपने काम को सबमिट कर रहे हो तब एक्नॉलेज करें कि आपने कौन सा पैराग्राफ एक्चुअली एआई टूल से जनरेट किया है, या फिर आपके काम में 0% एआई होना ज़रूरी है। थीसिस डिसर्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्योंकि आपका वर्ड लेंथ बड़ा होता है, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ 20 से 10% तक एआई परसेंटेज एक्सेप्ट करती है। पर फिर से लाइबिलिटी यही है कि आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपने कौन सा डेटा, कहाँ का डेटा एआई से कॉपी किया है। अगर मैं रिसर्च पेपर्स और जनरल आर्टिकल्स की बात करूं या फिर कॉन्फ्रेंस पेपर्स की, तो वहाँ पर भी सब जर्नल्स ने अपने एआई परसेंटेज क्लियरली अपनी साइट्स पे मेंशन करे हुए हैं। जैसे IEEE पे एआई परसेंटेज क्लियरली 0 लिखा हुआ है, वहीं पर दूसरे जनरल एआई परसेंटेज को मेंशन ना करना, क्योंकि हर जनरल जब आप पहली बार अपना पेपर सबमिट करते हैं तो वो एआई रिपोर्ट चेक करता ही है। So they are not used to prefer their like what's your AI percentages come. It's just that आप हमेशा अपनी थीसिस, अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल और अपने रिसर्च आर्टिकल का AI परसेंटेज 10 से कम ही रखें। प्रेफरेबल 0 है, पर हाँ 10% तक या फिर उससे कम ही एआई परसेंटेज आपकी थीसिस और आपके रिसर्च पेपर्स में एक्सेप्ट होता है। अब डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके और उनके टर्नट-इन रिपोर्ट प्रोवाइड करके हमने आपको ये तो रास्ता दिखा दिया है कि आप अपने काम का एआई कैसे कम कर सकते हैं। पर एआई यूज़ करना क्यों है, या फिर आप अपने काम को अपने शब्द में लिख कैसे सकते हैं? बहुत आसान है, प्रूफ रीड कीजिए।
अपने काम को लिखने के बाद या फिर किसी भी काम को एआई से आने के बाद प्रूव रीड करें और आपको जो भी उस काम से समझ में आ रहा है उसे लिखने की कोशिश करें। पर हाँ, ये ध्यान रखें, ये सब चीज़ें आपको असाइनमेंट डेडलाइन से एक दिन पहले नहीं करनी है। टाइमलाइन प्लान करें। 100 स्टेटमेंट या फिर 100 वर्ड्स को पैराफ्रेज करेंगे अपने शब्दों में तो आपको कभी भी ह्यूमनाइजर टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस प्रपोजल का आइडिया ही मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर मैं 2 फाइनेंस कंपनी को कंपेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप उस 2 फाइनेंस कंपनी के डेटा को वेल अंडरस्टूड करके अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे सिनेरियो में आपको एआई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस ऑल इम्प्रूव्स योर नॉलेज एज वेल एज योर पोटेंशियल टू राइट योर थिंग्स इन योर वर्ड। बाद भी अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने शब्दों में अपने काम को कैसे लिखें, तो आप अलग अलग रीस्टेटमेंट या फिर ग्रामरली जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके सेंटेंसेस को रीफ्रेज करने में, रीस्टेटमेंट करने में या फिर ग्रामर एरर्स को रिमूव करने में मदद कर सकते हैं। तो में ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आपके असेसमेंट का सबमिशन की डेट आ जाती है। सबमिशन के टाइम पर हम दोबारा से ये बोलेंगे, सबसे पहले AI शुड बी 0। सेकंड, जो भी रेफरेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो रेफरेंसेस एग्जिस्टेंस में हैं, क्योंकि रियल रेफरेंसेस DOI विच इज़ डेट ऑफ आइडेंटिफायर पे बेस्ड होते हैं। ये बताता है कि वो पेपर कब पब्लिश हुआ था विद देयर वॉल्यूम, विद देयर पेज नंबर। तो हमेशा अपना असाइनमेंट सबमिट करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।